हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक है। ओके। और आज के स्टीरियो केमिस्ट्री के टॉपिक में हम लोग कंफर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर लगभग 12-13 जो वीडियो है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाके हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का उसका एक कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पे आपको ये सारे के सारे जो स्टीरियो केमिस्ट्री के सारे वीडियोस हैं वहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हमारा कंफर्मेशन और स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके। तो सिंपल, अगर आपके पास कोई एक साइक्लोहेक्सेन है तो उसका आप कंफर्मेशन कितने तरीकों से आप कर सकते हो और उसकी स्टेबिलिटी आप कैसे डिसाइड करोगे, वो कितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये सारी चीजें हम साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो हेक्सेन होता है वो कैसे दिखता है। साइक्लो का मतलब होता है आपका सर्कल, लेकिन हेक्सेन का मतलब क्या होता है, हेक्सेन कैसे दिखता है, वो उससे हम स्टार्ट करेंगे। ओके। अगर आप यहाँ पे हेक्सेन अगर आप नॉर्मली यहाँ पे प्रिपेयर करते हो तो हेक्सेन क्या होता है, यहाँ पे एक चेन लाइन मतलब चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो 6 कार्बन होते हैं। कार्बन नंबर 1 हो गया, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 आपका, और कार्बन नंबर 5 एंड 6। इस तरीके से आपको 6 कार्बन आपके मिलते हैं साइक्लो हेक्सेन के अंदर। और इसको हम लोग बोलते हैं एन हेक्सेन, यानी नंबर ऑफ हेक्सेन इसके अंदर आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये आपके पास एक नंबर ऑफ हेक्सेन है, एन हेक्सेन जिसको हम कहा जाता है। अभी अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चढ़े जिसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन कहेंगे, तो साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से कुछ होता है। यहाँ पे भी आपको 6 कार्बन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन 6 कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, साइक्लिक होता है, इसीलिए हम लोग इसको एक साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। अगर आप इस साइक्लोहेक्सेन के बारे में यहाँ पे आप स्टडी करना चाहते हो तो बहुत प्रॉपर तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। कैसे? तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कंफर्मेशन या फिर हम स्टेबिलिटी पढ़ते हैं तो मोस्टली हम लोग उसके एंगल के बारे में पढ़ते हैं। यानी हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इसके एंगल को निकालने वाले हैं। ओके। इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अगर आप साइक्लोहेक्सेन के यहाँ पे अगर एंगल की बात करो तो इसका जो एंगल होता है वो निकालने का एक बहुत ही बेस्ट यहाँ पे फॉर्मूला होता है। जो एंगल यहाँ पे आप मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाय, आपके पास जितने एंगल होते हैं उतना आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ओके। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल कितने होंगे आपके पास, ये आपका पहला एंगल, ये आपका दूसरा एंगल, ये आपका तीसरा एंगल, ये आपका चौथा एंगल, ये आपका पांचवा एंगल और ये आपका छठवां एंगल। ओके। तो 360 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एंगल आपको मिलने वाले हैं वो कितना मिलने वाला है आपको, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे आप साइक्लोहेक्सेन में देखोगे तो सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं आपके, 120 के एंगल होते हैं पर एंगल। ठीक है। तो ये आपको ये पता चल गया कि साइक्लोहेक्सेन का जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका, 120 होता है। अगर आप इसी तरीके से साइक्लोहेक्सेन की तरह आप कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप लोगे तो आप मेरे को बताओ क्या उसका आप एंगल यहाँ पे निकाल सकते हो, बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हो, बहुत मतलब उसके अंदर अभी आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, और ये एग्जांपल है आपका साइक्लोप्रोपेन का। अगर आप साइक्लोप्रोपेन को यहाँ पे अगर आप बनाते हो, इसको आप क्या करो, नाम दे दो साइक्लोप्रोपेन। अगर आप साइक्लोप्रोपेन को देखो तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर नंबर ऑफ एंगल कितने आपके पास, 3 है। करेक्ट। तो इसका आप मुझे बताओ क्या आप इसका एंगल आप निकाल सकते हो, बहुत प्रॉपर तरीके से हम निकाल सकते हैं। 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल कितने आपके पास, 3 है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 180 माइनस यहाँ पे आपके पास 120 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी साइक्लोप्रोपेन को देखोगे तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो एक एंगल होता है वो कितना होता है आपका, पर एंगल इज 60 डिग्री का एक एंगल आपको देखने के लिए मिलता है। ओके। इसी तरीके से अगर आप तीनों एंगल देखना चाहते हो तो तीनों एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 60 60 60। तो इस तरीके से 12 6 18 यानी 180 डिग्री का आपको जो एंगल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप तीनों को कंबाइन करते हो। ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था। अगर आप इसका एक कॉमन फॉर्मूला अगर आप जानना चाहते हो तो इसका एक कॉमन फॉर्मूला भी है जिसके अंदर आप कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप लेके उसका आप एंगल निकाल सकते हो। ओके।
तो यहाँ पे हम इसका एक कॉमन फॉर्मूला लिख देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ पॉलीगॉन। ओके, नंबर ऑफ पॉलीगॉन। तो नंबर ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपके पास 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाय एन। और एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ एंगल, यानी एक साइक्लिक रिंग के अंदर आपके कितने एंगल है, आप क्या करोगे उससे आप डिवाइड कर दोगे, तो आपको यहाँ पे वैल्यू आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। एन यानी आपका वॉटेक्स, ये पॉलीगॉन भी हो सकता है, आपका नंबर ऑफ एंगल भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें आपकी हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी आपको साइक्लोहेक्सेन के। अगर यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देखूं तो उस एग्जांपल में अगर मैं आपको बोलूं कि उसका आप एंगल यहाँ पे निकालो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए देता हूँ और साथ में हम भी सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको पहले सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे आपके पास सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे आपका है। ओके, ये आपका, इसके अंदर आपके कितने नंबर ऑफ एंगल है, 3 है। इसके अंदर आपके नंबर ऑफ एंगल कितने हैं, 4 है। ओके, इसके अंदर नंबर ऑफ एंगल कितने हैं आपके पास, टोटल 5 एंगल है। ओके, और इसके अंदर आपके नंबर ऑफ जो एंगल हैं वो कितने हैं, टोटल यहाँ पे आपके 6 हैं। आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसके अंदर आपका एंगल क्या होगा। ओके, और यहाँ पे एंगल कितना होगा, सिर्फ ये बताना है। उसके बाद इसमें क्या गलतियां है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आप में से अगर बहुत से लोगों से पूछा जाए कि इसके अंदर अगर आपको एंगल बताना हो, तो बहुत से लोगों का सेम यहाँ पे आंसर होगा। ओके, सेम आंसर क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन देखते हो तो साइक्लोप्रोपेन में एक्चुअली में जो एंगल होगा, ओके, जो हम लोग निकालेंगे यूजिंग फॉर्मूला, वो कितना होगा, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन के अंदर 60 डिग्री, करेक्ट। इसके अंदर आपका ईच एंगल 90 डिग्री का, इसके अंदर होगा आपका 108 डिग्री का, करेक्ट, और इसके अंदर होगा आपका 120 डिग्री का पर एंगल। ये आपके पास एक एंगल आपका होगा। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि जो चीजें हमें दिखती है वैसी नहीं होती है। अगर आप इसके एंगल में देखोगे तो आपका 60, 90, 108 और 120 है, करेक्ट। लेकिन इसका जो एक्चुअली में जो एक्सपेक्टेड एंगल होता है ना, जो अगर आप देखोगे एनएमआर के अंदर, या फिर इसको अगर आप इंस्ट्रूमेंटली अगर आप ऑब्जर्व करते हो एंगल को, तो ये हमेशा आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जहां पे भी आपका sp3 कार्बन प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे आपका sp3 है, यहाँ पे भी आपका sp3 कार्बन है, यहाँ पे भी आपका sp3 है, यहाँ पे आपको चारों एंगल पे sp3 कार्बन देखने के लिए मिल रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे आपको पांचों एंगल पे आपको sp3 देखने के लिए मिल रहा है, करेक्ट। क्या इसमें मैं गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे यानी जितने भी आपको चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में हर एक एंगल, हर एक कार्बन क्या है आपका sp3 है, करेक्ट। अभी जहां पे भी आपको sp3 एंगल और sp3 अगर आपको कार्बन देखने के लिए मिले, तो आप वहां पे ये समझ जाओ कि एक्चुअली में जो एंगल आपको दिया होगा उससे थोड़ा सा जो एंगल होगा वो आगे पीछे आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये सारा का सारा जो एंगल आपको चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो चेंजेस यहाँ पे sp3 कार्बन की वजह से ही आपको पॉसिबल होता है। तो जो आपके पास साइक्लोप्रोपेन है उसका एक्चुअल एंगल होता है आपका 109, करेक्ट। इसका भी आपका जो एक्चुअल एंगल होता है वो होता है 109। इसका भी एक्चुअल एंगल होता है आपका 109 एक्सपेक्टेड एंगल, और इसका भी आपका 109 एक्सपेक्टेड एंगल होता है। अभी अगर आप यहाँ पे सभी एंगल को कंपेयर करो, जो आपका एंगल अभी अपने फॉर्मूले से निकाला है और जो आपका एक्सपेक्टेड एंगल है, दोनों में आपका बहुत फर्क है। अभी मैं आपको कहूं कि इन दोनों में क्या फर्क है और इससे क्या इंपैक्ट होगा, तो अभी आप क्या कर सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे ए वाला ऑप्शन देखो, ए वाले ऑप्शन के अंदर आपका एंगल स्ट्रेन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी एंगल स्ट्रेन क्या होता है, एंगल स्ट्रेन ये होता है कि जैसे सपोज आपको जैसे अगर आपका जो ये है पेट है, स्टमक है, अगर वो 2 रोटी खाने का एक कैपेबिलिटी रखता है, तो आप उसके अंदर 4 रोटी नहीं खा सकते। अगर आपने 4 रोटी खा लिया तो कहीं ना कहीं पेट के अंदर क्या होता है, गड़बड़ होती है। सेम विथ आपका किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर एक प्रॉपर एक फिक्स उसका अरेंजमेंट है, तो आप उस अरेंजमेंट को आप क्या कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, स्ट्रेच नहीं कर सकते, उसके अंदर आप और सारी चीजों को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ड्यू टू एंगल स्ट्रेन ये सारी चीजें पॉसिबल होती है। यानी उसका एंगल कुछ इस तरीके से देखना चाहिए था, लेकिन उसका जो एंगल होता है वो एक्चुअली में वैसा नहीं दिखता है। उसके एंगल के साइज में आपको थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और ये सारी चीजें होती है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन के कारण। सेम आपका यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में भी आपको देखने के लिए मिलता है, जो आपका एंगल स्ट्रेन है यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे आते हो, जहां पे
उसका जो एंगल होगा वो कितना होता है आपका 108 डिग्री, और उसका जो एक्सपेक्टेड आता है वो कितना है आपका 109 डिग्री। इसके अंदर बहुत कम आपको एंगल स्ट्रेन देखने के लिए मिलेगा, तो लेस एंगल स्ट्रेन आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। अभी आप चौथे में आ जाओ। चौथे में अगर आप देखोगे तो इसका एक्चुअली में जो एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री होता है, लेकिन इसका अगर आप एक्सपेक्टेड देखोगे तो एक्चुअल से क्या है बहुत ज्यादा कम है, ओके। यानी लगभग आप देखोगे तो 11 डिग्री क्या है कम है जो आपका एक्सपेक्टेड एंगल होता है। तो इसके बीच में क्या होता है कि आपका किसी भी तरह का जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है नॉट प्रेजेंट होता है, ओके। आप मुझे बताओ, अगर आप 5 रोटी खा सकते हो तो अगर मैंने आपको 4 दी तो कोई तकलीफ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो सेम आपका इसके साथ भी होता है। आपका अगर कैपेसिटी 120 का है, अगर आप 109 डिग्री लेके चल रहे हो तो उसके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओके। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपके पास 120 डिग्री का एंगल है तो 120 डिग्री से 109 डिग्री बनने के लिए वो किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ओके। वहां पे क्या चेंजेस होती है ये भी तो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे एंगल स्ट्रेन आपको दिखता क्यों नहीं है। तो ये बहुत ही कमाल का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको प्रिपेयर होके बनता है, और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एक्चुअल क्या है स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, ओके। ये साइक्लोहेक्सेन में अगर आप देखोगे तो सभी का जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका 120 डिग्री होता है, करेक्ट। जब इसके अंदर स्ट्रेन आता है, ओके, स्ट्रेन नहीं बोल सकते, जब ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर आपको 109 डिग्री के अंदर, तब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, और बहुत ही कमाल का यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर होते हुए दिखता है, ओके। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा और क्या करते हैं, बेटर कर देते हैं, बेटर बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। ये, और ये एक सेकेंड, थोड़ा सा आई थिंक ये करना पड़ेगा इसको, ये देखिए, करेक्ट, यहाँ पे ये, अरे ठीक है। कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको एक्चुअली में 109 डिग्री का ही एंगल दिखने के लिए मिलेगा। सारे के सारे एंगल अगर आप मेजर भी करते हो तो सारे के सारे जो एंगल होंगे वो आपको 109 डिग्री के ही मिलेंगे। और ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, चेयर फॉर्म कहते हैं। यानी ये चेयर फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है जो आपका साइक्लोहेक्सेन है। और ये होता है क्योंकि उसका जो एंगल होता है एक्चुअली में साइक्लोहेक्सेन का 120 डिग्री होता है, लेकिन उसका एंगल कम करने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, एक तरह से श्रिंक करते हैं उसको हम, मतलब थोड़ा सा क्या करते हैं उसके एंगल को चेंज करते हैं। आपका एंगल यहाँ पे देखोगे तो आपको टोटल 6 एंगल ही देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे 6 एंगल क्या है 109 डिग्री के हैं। पहले आपका कितना था 120 डिग्री था, और वो कन्वर्ट होके किस में हो गया आपका 109 डिग्री में हो गया। और ये होता है ड्यू टू ये जो फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग चेयर फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पे आपके क्या है, एक कार्बन यहाँ यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, ओके। तो इस तरीके से आपका पूरा एक चेयर फॉर्म का अरेंजमेंट होता है। अभी अगर आपको सीखना हो कि किस तरीके से आप एक नॉर्मल चेयर फॉर्म बना सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे आपको मैं सिखा भी सकता हूँ कि हाउ टू ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आप छोटा सा एक टॉपिक यहाँ पे डाल सकते हैं कि हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू ड्रॉ चेयर फॉर्म, ओके। चेयर फॉर्म बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें तकलीफ नहीं होती है। सबसे पहले आप क्या करो, एक दो पैरेलल लाइन खींच लो। आप यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है, ये देखिए, ये मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, करेक्ट। उसके बाद आप पैरेलल लाइन खींचने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। यहाँ पे आपने क्या किया था, एक पैरेलल लाइन क्या किया था, ड्रॉ किया था। अभी क्या करो, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से। ये आपने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद वापस आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। आपने क्या किया था, यहाँ पे इस तरीके से आपने पैरेलल लाइन को क्या किया था, ड्रॉ किया था। ये आपका कुछ पैरेलल लाइन इस तरीके से था। अभी आप क्या करो, ये पूरे पैरेलल लाइन को आप इस तरीके से ज्वाइंट कर लो। ये यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, करेक्ट, और ये वाला यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके का कुछ आपको एक चेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, चेयर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका बन के तैयार हो गया। ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ये आपका इस तरीके से कुछ पैरेलल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक चेयर फॉर्म को आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। और मुझे नहीं लग रहा कि आपको इसके अंदर चेयर फॉर्म को ड्रॉ करने में कोई दिक्कत आएगी। अभी यहाँ पे चेयर फॉर्म को ड्रॉ एक मतलब इस तरीके से होता है ना कि हम लोग अगर इसका हम कंफर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं, तो कंफर्मेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है कि आपका अगर कंफर्मेशन के अंदर अगर आपके कार्बन ऊपर हुए, आपका हाइड्रोजन ऊपर हुआ, या फिर कोई ग्रुप अगर आपका ऊपर अटैच होता है, तो उस कंडीशन में आपके क्या क्या कंफर्मेशन यहाँ पे बनते हैं। तो एक एग्जांपल से समझोगे आप कि यहाँ पे आपको कैसे कैसे कंफर्मेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपका एक साइक्लोहेक्सेन लेता हूँ। ये साइक्लोहेक्सेन पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अबव द ग्रुप क्या है, आपके पास HA है, और यहाँ पे आपके पास एक बिलो द ग्रुप क्या है, HB है। अभी ये सबसे पहले अगर आपको ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया होगा तो उसको आप कन्वर्ट करो चेयर फॉर्म में। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब आप चेयर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरीके का क्या होगा, एक स्ट्रक्चर आपका प्रिपेयर होगा। ये आपका अगर हम लोग ऊपर वाला अगर हम देखें तो ये आपका HA हो जाएगा, करेक्ट। और ये बिलो द प्लेन क्या हो जाएगा, आपके पास HB हो जाएगा। ये आपके पास दो जो आपके पास हाइड्रोजन लगे थे, HA और HB। अभी इसके अंदर जो आपका HA होता है ना, ये HA क्या है, कौन से पोजीशन पे है आपका, ये HA है आपका एक्सियल पोजीशन के अंदर, ओके। और जो आपका HB होता है, ये HB इंडिकेट करता है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन को, ओके। तो ये दो पोजीशन को आपको हमेशा याद रखना है, ये सभी के अंदर फॉलो होगा। अगर आप नीचे साइड जाते हो तो वहां पे भी फॉलो होगा, अगर आप ऊपर साइड जाते हो तो वहां पे भी फॉलो होगा। अभी अगर ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, एक चेयर स्ट्रक्चर, अगर मैं इसका फ्लिपिंग कर देता हूँ, ओके। फ्लिपिंग का मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ तो फ्लिप करने के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये इस तरीके का हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक, करेक्ट, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे जो HA है और HB है, उनकी पोजीशन भी क्या होगी, यहाँ पे फ्लिप हो जाएगी। HA क्या है, आपका एक्सियल है, तो वो किस पे आ जाएगा, आपका आ जाएगा इक्वेटोरियल पे, करेक्ट। और HB क्या है, आपका इक्वेटोरियल पे है, तो वो आ जाएगा आपका एक्सियल के अंदर HB। आप देखो यहाँ पे किस तरीके से फ्लिपिंग के टाइम यहाँ पे जो आपका HA है और HB है, यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल किस तरीके से फ्लिप होते हैं। एक्सियल आपका इक्वेटोरियल पे चले जाता है और इक्वेटोरियल आपका किस पे, एक्सियल पे चले जाता है। तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज है जिसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपको, जैसे अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन के ऊपर आपको HA और HB दिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूं कि आपको एक और कार्बन देता हूँ और उस कार्बन के ऊपर आपको HC और HD देता हूँ, और फिर मैं बोलूं कि आप HA और HC को आप कंपेयर करो, HB और HD को कंपेयर करो कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो ये सारी चीजें आपको तब पता चलेगी जब आपको फ्लिपिंग पता होगा, कि फ्लिपिंग के टाइम पे आपको कौन सा जो पोजीशन होगा, किस हाइड्रोजन का वो कहाँ पे आएगा, ये सारी चीजें जब आपको पता होगी तब आसानी से आप फ्लिपिंग कर सकते हो। जैसे अगर आप फ्लिपिंग यहाँ पे देखोगे तो फ्लिपिंग में कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, यानी कुछ एक तरह से आप कह सकते हो एक छोटा सा टर्म होता है। जैसे सपोज अगर आप एक्सियल से इक्वेटोरियल जाते हो, ओके, ये आपका एक फ्लिपिंग हो गया। आपके पास अगर आप इक्वेटोरियल पे हो तो फ्लिपिंग के टाइम पे वो कहाँ पे जाते हो, आप एक्सियल पे जाते हो, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे अबव द प्लेन हो, ठीक है, तो आप कहाँ पे जाते हो, अबव द प्लेन ही रहते हो, आपका कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। आप अगर आप बिलो द प्लेन हो, ओके, तो बिलो द प्लेन में आप कहाँ पे रहते हो, बिलो द प्लेन ही आप रहते हो। इसके अंदर भी हम देख सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे HA क्या था, आपके पास एक्सियल था, तो HA एक्सियल से कहाँ चले गए, आपका इक्वेटोरियल पे, करेक्ट। और जो आपका HB था वो कहाँ पे था, आपका इक्वेटोरियल पे था, वो आप कहाँ चले गया, एक्सियल पे चले गया, करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर आपका HA अबव द ग्रुप है, करेक्ट, ये आपका क्या है, अबव द ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पे अबव द ग्रुप अभी भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। यहाँ पे अगर आप HB को बात करो तो ये बिलो द ग्रुप था, और यहाँ पे भी आपका ये बिलो द ग्रुप ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपको कुछ चीजें हैं फ्लिपिंग की, वो आपको ध्यान रखनी है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ, ताकि आप जब पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप फ्लिपिंग किस किस तरीके से आपको फ्लिपिंग करनी है, ताकि वहां पे आपको कोई भी तकलीफ यहाँ पे ना हो, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल जो चीजें हैं वो आपको दी हैं फ्लिपिंग के बारे में। और इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं फ्लिपिंग के ऊपर, तो फ्लिपिंग के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको फ्लिपिंग के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड दिया है,
ओके, यहाँ पे आपको ये अभी सारा का सारा जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना वो चेयर फॉर्म में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन का बहुत ही क्या है एक नॉर्मल वर्जन है जहाँ पे आपको 109 डिग्री का एंगल आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो आपका साइक्लोहेक्सेन होता है वो सेम फॉर्म में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको पता मतलब आपके दिमाग में ये हमेशा होना चाहिए, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज जाओगे। अगर मैं आपको पेपर के अंदर बोलूं कि आप साइक्लोहेक्सेन प्रिपेयर करो, ओके, तो आप साइक्लोहेक्सेन नॉर्मली आप बेंजीन रिंग बनाओगे, बेंजीन के अंदर आप क्या करोगे, सिर्फ आप रिमूव कर दोगे आपके जो डबल बॉन्ड है उसको, आप बोलोगे कि साइक्लोहेक्सेन बन गया। लेकिन अगर मैं उसके एंगल की बात करूं तो आप सेम यहाँ पे नहीं बना सकते, आपके लिए ये जो चेयर फॉर्म होता है वो ज्यादा आपका कंफर्टेबल होता है, सुटेबल होता है। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास एक क्या है, कंपाउंड है। अगर आप इस कंपाउंड को रिएक्शन करवाते हो आप 10 किलो कैलोरी पे, यानी ये बहुत क्या हो गया, लो टेम्परेचर हो गया। अगर आप लो एनर्जी के ऊपर यहाँ पे अगर आप इसको क्या करते हो, यहाँ पे सिंपली आप रिएक्शन करवाते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का जो कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। यानी जो आपके अबव द प्लेन वाले ग्रुप है वो कहाँ आ जाते हैं, आपके बिलो द प्लेन आ जाते हैं, यानी इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है आपका एच ए आ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है आज आपका एच बी आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एच ए क्या है आपका यहाँ पे अबव द प्लेन है, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका इक्वेटोरियल के अंदर आ जाता है, करेक्ट। एक्सिस से आपका कहाँ पे आ जाता है, वो इक्वेटोरियल पे आता है, और इक्वेटोरियल से वो कहाँ पे आ जाता है, आपका एक्सिस पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप सभी चीजों में अगर आप लिखोगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा। जैसे आपका यहाँ पे अगर आप पहला एग्जांपल देखोगे तो एच ए क्या है आपका एक्सियल पोजीशन पे है, करेक्ट, और एच बी क्या है आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। अगर आप यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट देखोगे तो एच ए क्या है आपके पास यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और एच बी क्या है आपके पास एक्सियल पोजीशन पे है। तो ये आपका चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पे कभी भी आप ऐसे जब भी आप ऐसे स्ट्रक्चर को देखते हो, जब भी आप ऐसे रिएक्शन को देखते हो ना, तो आप एक बात हमेशा आप ध्यान में रखो कि ये सारा का सारा जो क्या बोलते हैं, जो भी केमिस्ट्री होती है ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, ये बात आप मानते हो। यानी आप पहले चैप्टर में जो पढ़ते हो वो आपको दूसरे चैप्टर में नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरे चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट आपको रिलेटेड मिलेगा। तो ये सेम यहाँ पे भी आपको होता है। आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, कंफर्मेशन और स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन पढ़ रहे हो, लेकिन ये कंफर्मेशन और जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो पार्ट है वो आपको एक तरह से आप देखोगे ना, जब आप ग्रीन के ये पढ़ोगे, आप क्या पढ़ते हो, एनएमआर पढ़ोगे ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसका जो टर्म होता है एक, आप देखते हो कि वहां पे आपको लोकलाइज और डीलोकलाइज इस तरीके से आपको एक टर्म दिया होता है। ओके, ये लोकलाइज और डीलोकलाइज क्या होता है कि जो आपके बाहर वाले जितने भी आपके हाइड्रोजन होते हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, और यही हाइड्रोजन अगर आप अंदर लेके चले जाते हो तो ये क्या हो जाते हैं, सारे के सारे लोकलाइज हो जाते हैं। तो ये सेम यहाँ पे भी आपको एनएमआर में एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप अगर कोई भी एनएमआर की वैल्यू को अगर आप लो टेम्परेचर पे देखते हो, ओके, तो वहां पे आपकी पॉसिबिलिटी ये होती है कि वहां पे आपको जो सिग्नल होता है वो दोनों सिग्नल आपको सेम मिले, यानी एक प्रॉपर सिग्नल आपको एक ही सिग्नल देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपके पास आप ये कर सकते हो, जैसे अगर आपने एनएमआर सिग्नल देखा, ओके, एनएमआर सिग्नल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये आपने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे एक कोई एनएमआर सिग्नल देखा, तो ये एक ही सिग्नल आपको इंडिकेट करता है, ओके, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे आपको किसी भी तरीके का एक रिएक्शन आपको शो नहीं करता है, तो इस तरीके से आपको एक सिग्नल आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप ये सेम अगर आप एनएमआर यहाँ पे अगर मैं कहूँ, आप क्या करो, इसको एक हाई टेम्परेचर पे देखो। हाई टेम्परेचर का मतलब होता है आप क्या करो, यहाँ पे आप 70 डिग्री पे आप देख सकते हो, करेक्ट। अगर आपने इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे देखा तो एक तरह से एज कंपेयर टू आपका 25 डिग्री, 70 डिग्री बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया। यहाँ पे आपको दो सिग्नल, दो पीक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ओके। और मैंने ये मतलब देखा है कि बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको सिग्नल पूछे होते हैं, लेकिन हमें ये एक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि आपके पास दो सिग्नल कैसे आते हैं, ओके। यहाँ पे एक सिग्नल आपका कैसे आया 25 डिग्री सेल्सियस पे, और आप जैसे ही आपने टेम्परेचर को यहाँ पे इंक्रीज किया 70 डिग्री किया, तो वहां पे आपको दो सिग्नल कैसे मिल गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एच ए और एच बी का आपके पास कितना, दो सिग्नल होना चाहिए था, करेक्ट। लेकिन जब आप टेम्परेचर को कम करते हो ना, तो टेम्परेचर कम होने के कारण जो आपका एच ए है और एच बी है ना वो सेम आपको एक ही सिग्नल प्रोवाइड करता है, ओके।
उसके बीच में आपको कोई भी डिफरेंशिएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा राइज करते हो, टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो, तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन हाई होने के कारण जो एच ए है वो एक अलग प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और एच बी क्या करता है, एक अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण आपको दो सिग्नल आपको देखने के लिए मिलते हैं। करेक्ट। तो ये कुछ चीजें जो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, कि आप कभी भी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। आपको पता है टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाते हो वैसे वैसे रिएक्शन रेट बढ़ता है। रिएक्शन रेट बढ़ा तो आपका एक सेपरेट जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो सेपरेट क्या करेगा, एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और मैंने जैसे कहा कि एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन अगर आप एक चेयर फॉर्म में देखना चाहते हो तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे मैं एक चेयर फॉर्म अगर मैं क्रिएट करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं एक चेयर फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, एक बड़ा चेयर फॉर्म क्रिएट करता हूँ, ताकि क्या हो जाए, एक हम स्टेबल तरीके से ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे एक चेयर फॉर्म है आपके पास, करेक्ट। अभी ये चेयर फॉर्म में आपके पास कंपाउंड होते हैं। जैसे ये क्या करता हूँ मैं, जो ब्लैक है, ब्लैक को मैं एक्सियल से इंडिकेट करता हूँ, करेक्ट। और यहाँ पे मेरे पास क्या करता हूँ, ये जो ब्लू है, ब्लू को मैं इंडिकेट करता हूँ यहाँ पे इक्वेटोरियल से। ओके। अभी यहाँ पे आपके पास एक चेयर फॉर्म है, करेक्ट। ये चेयर फॉर्म में हमने क्या किया है, ब्लैक कलर को इंडिकेट किया है एक्सियल से, और यहाँ पे ब्लू कलर को इंडिकेट किया है हमने इक्वेटोरियल से। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी पोजिशनिंग करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक चेयर लिख देता हूँ, चेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर है। ओके। चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके। अगर आप यहाँ पे चेयर फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन में अगर आप यहाँ पे एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन अगर आप देखना चाहते हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास एक्सियल पोजीशन, करेक्ट। यहाँ पे भी ये एक्सियल पोजीशन है, ये भी आपका एक एक्सियल पोजीशन है, करेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सियल पोजीशन और कौन, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया। यहाँ पे ये वाला आपका क्या है, एक्सियल पोजीशन कहाँ पे आएगा, इसका नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये आपका एक एक्सियल पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन हो जाएगा, करेक्ट। और ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक तरह से एक्सियल पोजीशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो तीन आपके क्या हो गए, एक्सियल पोजीशन हो गए। अगर आप यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन देखना चाहते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा, करेक्ट। ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप एक्सियल यहाँ पे अगर आप देखो नीचे साइड, तो ये आपका एक्सियल पोजीशन हो जाएगा, करेक्ट, यहाँ पे। और ये भी आपका एक्सियल पोजीशन हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक्सियल पोजीशन हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। और बहुत सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजों को आप स्टडी कर सकते हो, बहुत अच्छे से ये सारी चीजों को आप समझ सकते हो। ओके। अभी यहाँ पे स्टेबिलिटी भी डिसाइड होती है, आपकी चेयर फॉर्म होती है ना, चेयर फॉर्म में भी बच्चे लोग ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी आपकी डिसाइड होती है। आपका एक चेयर फॉर्म जब बनता है, तो चेयर फॉर्म बनने के टाइम पे आपको बहुत सारे मैकेनिज्म आपको देखने के लिए, ओके। यानी सिंपली आपका एक साइक्लोहेक्सेन से, आपका एक चेयर फॉर्म से, आपका एक कंप्लीट चेयर फॉर्म, आपका एक कह सकते हो कि जब आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन है ना, उस साइक्लोहेक्सेन से जब आपका एक चेयर फॉर्म बनता है, और उस चेयर फॉर्म से जब आप अलग अलग चेयर फॉर्म के स्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हो ना, तो उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है कि सभी के अंदर जो एंगल का डिफरेंस होता है ना, वो आपको अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। ओके। सारे के सारे चेयर फॉर्म होते हैं, लेकिन सारे के सारे क्या होते हैं, डिफरेंट एंगल के होते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग फ्लिपिंग, अगर आप इसको फ्लिपिंग कहोगे ना, फ्लिपिंग तो बहुत प्रॉपर एक वर्ड होगा। अगर आप कभी भी फ्लिपिंग पढ़ते हो, फ्लिपिंग किसके अंदर, आप चेयर फॉर्म के अंदर पढ़ते हो। अगर आपके पास एक चेयर फॉर्म है, करेक्ट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक चेयर फॉर्म लेता हूँ। इस चेयर फॉर्म का हम देखते हैं कि कितना यहाँ पे कन्वर्जन आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपके पास क्या है, एक नॉर्मल चेयर फॉर्म है, करेक्ट। ये अगर आप इस चेयर फॉर्म को अगर आप यहाँ पे एनालाइज करो, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि ये एक नॉर्मल चेयर फॉर्म से जब आप दूसरा एक चेयर फॉर्म कन्वर्ट करते हो आफ्टर फ्लिपिंग, तो कुछ इस तरीके से ये क्या होता है, एक कंप्लीट चेयर फॉर्म होता है, इसको हम चेयर लिखते हैं, सिर्फ कंप्लीट एक चेयर होता है।
ये एक चेयर फॉर्म से आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ चेयर कहते हैं। जब आप यहाँ पे एक चेयर फॉर्म से हाफ चेयर फॉर्म ये करते हो, बनाते हो, तो इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म आपको देखने के लिए मिलते हैं। वो मैकेनिज्म कौन कौन से हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जब एक चेयर फॉर्म का यहाँ पे आप चेयर से जब हाफ चेयर का फॉर्मेशन करते हो, तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से आपको कंफर्मेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सपोज आपका क्या हो गया, ये आपका एक स्ट्रक्चर बना जिसको हम लोग ट्विस्ट बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से होता है। जिसको हम लोग कहते हैं बोर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं ट्विस्ट बोर्ड। उसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। जिसको हम लोग कहते हैं हाफ चेयर। और फिर इस हाफ चेयर से आपका एक कंप्लीट चेयर का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। जिसको हम लोग कहते हैं चेयर फॉर्म। तो ये आपका क्या होता है, एक सीरीज होता है चेयर फॉर्म का फॉर्मेशन का। एक आपके पास अगर ट्विस्ट बोर्ड है, तो उस ट्विस्ट बोर्ड से आपका किस तरीके से चेयर फॉर्म का और हाफ चेयर का फॉर्मेशन होता है, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप लिखना चाहते हो, तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, स्टेबिलिटी ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है वो आता है आपका चेयर फॉर्म, यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, उसके बाद आता है आपका ट्विस्ट चेयर फॉर्म। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बोर्ड फॉर्म। उसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है आपका हाफ चेयर। तो इस तरीके से इसका जो स्टेबिलिटी होता है वो डिसाइड होता है, यानी सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो आपका चेयर फॉर्म होता है। उस और सबसे कम जो स्टेबल होता है वो होता है आपका वो जो हाफ चेयर होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप इसका एनर्जी ऑर्डर लिखना चाहते हो, तो इसका जो एनर्जी ऑर्डर आएगा वो एनर्जी ऑर्डर किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो किसकी होगी, आपकी चेयर फॉर्म की होगी, यानी सबसे कम एनर्जी आपको चेयर फॉर्म की देखने के लिए मिलेगी। ओके, उसके बाद आपको ट्विस्ट चेयर की आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, और उसके बाद आपको बोर्ड की, देन उसके बाद सबसे ज्यादा आपको हाफ चेयर की जो एनर्जी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एनर्जी का ऑर्डर और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका स्टेबिलिटी बढ़ता है तो आपका जो एनर्जी ऑर्डर है वो क्या होता है, कम होता है। इसको अगर आप ग्राफ में समझना चाहते हो तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्राफ बना के भी आपको ये सारी चीजें समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, यहाँ पे आपका ये सबसे पहला ग्राफ मैं लेता हूँ एनर्जी का। ओके, एनर्जी में मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि एनर्जी किस तरीके से आपकी इंक्रीज होती है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो कहाँ पे होती है, आपकी हाफ चेयर के अंदर होती है, करेक्ट। और उस सबसे कम जो एनर्जी होती है वो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, वो आपको देखने के लिए मिलती है चेयर फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ओके,
यहाँ पे अगर आप कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका जो सबसे यहाँ पे मोस्ट एनर्जी किसकी होगी, आपकी हाफ चेयर की होगी, करेक्ट। यहाँ पे आप हाफ चेयर लिख दो। उसके बाद उससे कम एनर्जी आपकी किसकी देखने के लिए मिलेगी, आपको बोर्ड की आपको देखने के लिए मिलेगी, ओके। उसके बाद आपका उससे कम एनर्जी आपको किसके देखने के लिए मिलेगी, ट्विस्ट चेयर की आपको देखने के लिए मिलेगी। और जो सबसे कम एनर्जी होता है वो किसकी होती है, आपकी चेयर फॉर्म की होती है, ओके। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये आपका क्या है, एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है। दूसरा जो आपका ये होगा वो होगा आपका स्टेबिलिटी का। अभी स्टेबिलिटी आप कैसे डिसाइड करते हो, स्टेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले एक ग्राफ प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखोगे तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो कौन सा होता है, आपका चेयर फॉर्म होता है, ठीक है। और जो सबसे कम स्टेबल होता है वो कौन सा होता है, आपका हाफ चेयर होता है, करेक्ट। उसके बाद अगर आप चेयर के बाद देखोगे जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका वो होता है कौन सा, एक तरह से आप ये कह सकते हो वो होता है आपका ट्विस्ट चेयर का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बोर्ड, और ये क्या है, आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको कंफर्मेशन बताती है, बहुत प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारा यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि कंफर्मेशन आपको किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो ये पूरा यहाँ पे जो भी हमने चीजें अभी डिस्कस की है ये सारा का सारा अभी कंफर्मेशन था। अभी अगर हम हमारा जो नेक्स्ट था वो था हमारा स्टेबिलिटी। अभी हम स्टेबिलिटी देखेंगे कि आप साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी को आप किस तरीके से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक छोटा सा यहाँ पे हेडलाइन डालो और यहाँ पे आप लिखो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन का, ओके। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ओके। अभी अगर आप साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी देखना चाहते हो तो आप कैसे देखोगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे हम ये करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे अगर स्टेबल कॉन्फर्मेशन आपने देखा था स्टेबिलिटी के अंदर तो वो कौन सा था, आप सबसे स्टेबल आपका चेयर फॉर्म था, करेक्ट। और जो लीस्ट स्टेबल था वो कौन सा था, आपका हाफ चेयर था। तो हम क्या करेंगे, चेयर फॉर्म का फॉर्मेशन हमने कैसे किया था, हमने क्या किया था, एक हमने साइक्लोहेक्सेन लिया था, करेक्ट। ये आपके पास क्या है, एक आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, ओके। यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप लगाओ उससे कोई मैटर नहीं करता। ये साइक्लोहेक्सेन का हमने क्या किया था, यहाँ पे एक चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो चेयर फॉर्म में कन्वर्जन हमने किस तरीके से किया था, कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिला था। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक चेयर फॉर्म का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ये मिथाइल क्या है आपके पास, अबव द ग्रुप है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास क्या है, दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास दो हाइड्रोजन है, ठीक है, करेक्ट। जब ये क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं, तो आफ्टर फ्लिपिंग यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे फ्लिपिंग, जब ये क्या होते हैं, फ्लिप होते हैं, तो फ्लिपिंग के बाद आपको जो यहाँ पे कंपाउंड मिलता है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। ये क्या कर रहे हो, आप फ्लिपिंग कर रहे हो, फ्लिपिंग के टाइम पे आपको, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा फ्लिपिंग क्या करते हैं इसको, फ्लिपिंग, एक सेकेंड, फ्लिपिंग थोड़ा सा गलत हो गया। तो फ्लिपिंग आपका कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, करेक्ट। फ्लिपिंग में क्या होता है कि जो आपका ग्रुप अबव द प्लेन होता है वो अबव द ही प्लेन रहता है, लेकिन एक्सियल से ये किस में आ जाता है, आपका इक्वेटोरियल के अंदर आ जाता है, ओके। तो ये जो पोजीशन होती है ये किसकी होती है, आपकी इक्वेटोरियल की होती है। और ये जो पोजीशन होती है वो किसकी होती है, आपकी एक्सियल पोजीशन होती है, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो स्टेबिलिटी आप कभी भी पढ़ते हो ना, तो इसमें जो बीच वाला स्टेप होता है ना, वो बीच वाला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आप कभी भी क्या करो, किसी भी कार्बन के ऊपर अगर आप कभी भी एक मिथाइल ग्रुप को अटैच करते हो ना, तो उस मिथाइल ग्रुप या फिर कोई भी ग्रुप होने दो, वहां पे आपको इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। और वो इंट्रैक्शन किसके साथ होता है, वो इंट्रैक्शन होता है इसका जो एक नेबरिंग जो ये होता है ना, कार्बन होता है उसके साथ। तो यहाँ पे आपको जो इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा वो CH3 और H के साथ यहाँ पे आपको इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं 1,3 मिथाइल इंट्रैक्शन, ओके। 1,3 मिथाइल इंट्रैक्शन, ओके।
ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1,3 मिथाइल इंट्रैक्शन आपको किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, इसको आप अगर आप दूसरे तरीकों से आप कहोगे तो यहाँ पे आपको 2 मिथाइल हाइड्रोजन इंट्रैक्शन भी आप इसको कह सकते हो। ओके, मतलब इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मिथाइल और हाइड्रोजन का जो इंट्रैक्शन है वही आपको देखने के लिए मिलता है। कभी भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करो कि जब आप एक मिथाइल हाइड्रोजन का जब आप इंट्रैक्शन करते हो तो वहां पे जो एनर्जी यूज होती है वो होती है आपकी 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना मिथाइल हाइड्रोजन का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ओके, इंट्रैक्शन हुआ है, तो 2 मिथाइल हाइड्रोजन का यहाँ पे आपका इंट्रैक्शन हुआ है। तो आप यहाँ पे दो का आप एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हो, 2 मिथाइल हाइड्रोजन। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास 2 × 0.9 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपके पास 1.8 किलो कैलोरी पर मोल। ये ओके, ये आपका क्या हो गया, एक एनर्जी हो गया। ये एनर्जी किसका हो गया, आपका 2 मिथाइल हाइड्रोजन इंट्रैक्शन का। इसी तरीके से आप किसी का भी यहाँ पे आप ये निकाल सकते हो, उसका एनर्जी आप निकाल सकते हो। अगर आपने एनर्जी निकाल दिया तो उस एनर्जी के बेस पे आप उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है, 1.8 किलो कैलोरी पर मोल है। किसी की एनर्जी अगर 2.4 किलो कैलोरी पर मोल आती है तो ऑफकोर्स वो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी होगी उसकी। और ज्यादा एनर्जी है तो वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा। यानी एनर्जी जितनी ज्यादा उतना उसका जो स्टेबिलिटी होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे चेयर फॉर्म ऐसे होते हैं ना जिसको आप चेयर फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, स्टडी नहीं कर सकते। ओके, तो हम क्या करते हैं, उसको हम अलग अलग कन्वर्ट करते हैं अलग अलग चीजों में। ओके, मतलब अलग अलग चीजों में जैसे हम अलग अलग फॉर्मेशन उसके करते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक चेयर फॉर्म है, अगर मैंने उसको न्यूमन में कन्वर्ट कर दिया, ओके, तो आफ्टर न्यूमन कन्वर्जन हम उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके अंदर कितना इंट्रैक्शन हो रहा है ये सब भी चीजें हम बहुत आसानी से क्या करते हैं, हम बता सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी के ऑर्डर देखेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी। यहाँ पे आप एक छोटा सा यहाँ पे हेडिंग डालो, यहाँ पे आप लिखो स्टेबिलिटी। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ स्टेबिलिटी के बेस के ऊपर, आप मुझे बताओगे कि ये स्टेबिलिटी आपका ज्यादा होगा या कम होगा। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक चेयर फॉर्म है। ओके, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सारा का सारा जो क्वेश्चन होता है वो उसको लिख लेता हूँ, फिर उसको मैं आपसे पूछूंगा कि वो आपका स्टेबल कहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा और कहाँ पे कम आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 3 क्वेश्चन लिए। ओके, 3 क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे इसका ये जो ग्रुप है ये अबव द ग्रुप, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, इथाइल ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है। आफ्टर ये जो फ्लिपिंग करोगे आप, तो फ्लिपिंग करने के बाद ये आपको अबव द ही प्लेन मिलेगा, लेकिन ये एक्सियल से कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, आपका इक्वेटोरियल के अंदर। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे है आपके पास पी आर। ओके, और ये भी आफ्टर फ्लिपिंग आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक्सियल से इक्वेटोरियल पे आ गया। यहाँ पे आपके पास है टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल भी आफ्टर फ्लिपिंग कहाँ पे आ गया, ये इक्वेटोरियल पे आ गया। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, आपके पास अबव द ग्रुप ही है। ओके, अगर आप कभी भी आफ्टर फ्लिपिंग अगर आप देखते हो कि कोई भी एक कंपाउंड जो एक्सियल पे है, अगर वो इक्वेटोरियल पे आता है लेकिन दोनों क्या है, अबव द प्लेन है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके मोर स्टेबल आपके कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आपका जो इथाइल ग्रुप है इक्वेटोरियल पे आपका मोर स्टेबल है। यहाँ पे भी ये जो कंपाउंड है आपका क्या है, मोर स्टेबल है। करेक्ट। और अगर आप टर्सरी ब्यूटाइल देखते हो तो ये भी क्या है, आपके पास एक मोर स्टेबल यहाँ पे आपको जो फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, आपको उसके ऊपर स्टेबिलिटी आपने बताई है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और एक्सट्रीम एग्जांपल दूं जो आपके नेट सेट में आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके, नेट और गेट के अंदर,
जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, और ये एग्जांपल है आपके पास 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ओके, अगर आप यहाँ पे 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सोन को अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, इसको हम क्या करेंगे, चेयर फॉर्म में ही बनाएंगे, लेकिन चेयर फॉर्म में अगर आप 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन देखते हो तो यहाँ पे आता है आपका एक CH3 ग्रुप। ओके, और यहाँ पे आता है आपका एक CH3 ग्रुप। ओके, इस तरीके से आपके पास दो CH3 ग्रुप आते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो स्टेबिलिटी होगी उसको हम चेक करेंगे। अगर आप इसका ऑर्डर देते हो तो आप इसका ऑर्डर कहीं से भी आप कर सकते हो। जैसे हम इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये आपका 5 नंबर, और ये 6 नंबर कार्बन। ओके, हम क्या करेंगे, इसको हम फ्लिप करेंगे। आफ्टर फ्लिपिंग ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया इसने, कुछ इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म किया। ये जो आपका क्या था, एक्सियल पे था, वो कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। करेक्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे इक्वेटोरियल था वो कहाँ जाएगा, आपका एक्सियल के ऊपर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH3 आ जाएगा। अभी दोनों स्ट्रक्चर का हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूमन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन यहाँ पे हम लिखते हैं। न्यूमन, अभी यहाँ पे अगर आप इसका अगर आप न्यूमन प्रोजेक्शन बनाओ, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमन में क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी क्या है, दो कार्बन है जो है सेंटर में। करेक्ट, अभी दो कार्बन के बीच में आप किस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो, जैसे अगर आप पहला वाला कार्बन यहाँ पे कंसिडर करो, ये कुछ इस तरीके से, ये वाला कार्बन। ओके, ये वाला कार्बन, जैसे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपने क्या किया, सेंटर में रखा, तो ये इस तरीके से क्या किया, आपने कनेक्ट किया। करेक्ट, ये वाला आपका CH3 हो गया, यहाँ पे आपका H हो गया। करेक्ट, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे भी आपके पास एक हाइड्रोजन हो गया, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आपका एक बैक साइड में जो कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे, ओके, और एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसका भी हाइड्रोजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो एक सिंगल हाइड्रोजन होगा। ओके, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, कुछ इस तरीके का जो आपका स्ट्रक्चर है न्यूमन के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, अगर अब से यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है उस प्रोडक्ट फॉर्मेशन का भी आप क्या कर सकते हो, न्यूमन यहाँ पे आप स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आपके पास एक सेंट्रल कार्बन है। करेक्ट, ये कुछ इस तरीके से आप क्या करो, सेंट्रल जो आपका एक, जिसको आप सेंटर में रखना चाहते हो, यानी जो पहला कार्बन है आप उस पहले कार्बन को आप यहाँ पे रखो। करेक्ट, पहले कार्बन के साथ यहाँ पे आपका इस तरीके से, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया। अभी यहाँ पे देखो, आफ्टर कार्बन ये वाला जो ग्रुप है आपका कहाँ आ गया, इक्वेटोरियल के अंदर आ गया। करेक्ट, तो जब इक्वेटोरियल के आता है तो आपका CH3 क्या हो जाता है, पीछे वाले कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाता है। ओके, और एक CH3 आप देखोगे तो अबव आ गया ये वाला, तो ये आपका इस तरीके से जो पहला वाला ग्रुप है वहां पे आपको रोटेट होता हुआ देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया। करेक्ट, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन और ये आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपका ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपके एक न्यूमन जो प्रोजेक्शन होता है न्यूमन का, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अभी यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि इसका अगर आप एनर्जी यहाँ पे फाइंड करो, चाहे आपका रिएक्टेंट हो उसका आप एनर्जी फाइंड करो, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है आप उसका एनर्जी फाइंड करो, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे E1 लिया और E2 लिया। अभी यहाँ पे E1 में आप देखोगे तो E1 में टोटल कितने यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल आपको अगर आप देखोगे तो 3 फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहे हैं। कौन कौन से, ये आपके पास जो CH3 है ये क्या करेगा, इसके साथ भी आपका क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे आपका क्या है, CH3 है, ये इसके साथ एक यहाँ पे आपका क्या है, एक हाइड्रोजन है, ये आप प्रिपेयर कर लो, इसके साथ भी ये करेगा फॉर्मेशन, इसके साथ भी करेगा, और CH3 क्या करेंगे, अपने आप में भी एक फॉर्मेशन यहाँ पे आपको करते हुए दिखेंगे। तो ये 3 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2.7 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, ये इसका एनर्जी आ गया। उसी तरीके से आप E2 का भी निकाल सकते हो, यहाँ पे भी आपको 3 फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। 0.9 इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा आपका 2.7 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे आप
जो अगर आप डेल्टा ई को कंसिडर करो, डेल्टा ई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो डेल्टा ई क्या होता है आपके पास, ई टू माइनस ई वन, या फिर आप ई वन माइनस ई टू कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2.7 माइनस 2.7 इज इक्वल टू आपके पास जीरो आ जाएगा। ओके, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है वो क्या है, बोथ आर इक्वली स्टेबल है। तो यहाँ पे आप चाहिए तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है, बोथ आर इक्वली स्टेबल। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी की भी स्टेबिलिटी को आप डिसाइड कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास जो डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है उसके अलग अलग ऑप्शन आप देख सकते हो, अलग अलग एग्जांपल आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक बहुत ही फेमस यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने आता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन लेता हूं। ओके, साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर मैं इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं कंसीडर करूँ कि कौन कौन से आपके डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन देखने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि तीन तरह के आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला जो आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है वो है आपका 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, ओके, डाई सब्स्टिट्यूटेड आपका साइक्लोहेक्सेन। ओके, सेकंड वाला है यहाँ पे आपका 1 3, ओके, 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद जो आपका यहाँ पे जो थर्ड वाला आता है वो आता है आपका 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ओके, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से आपके पास टोटल तीन साइक्लोहेक्सेन ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है। अगर आप तीनों साइक्लोहेक्सेन का यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर यहाँ पे जो CH3 ग्रुप होते हैं अगर वो एक्सियल पे हो, इक्वेटोरियल पे है, तो इनमें क्या डिफरेंसेस आता है, क्या चेंजेस आता है, ये थोड़ा सा अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पूरा वो जो गणित है, ओके, पूरा जो किस तरीके से आपका एक्सियल इक्वेटोरियल आप पढ़ते हो, किस तरीके से समझते हो, वो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे आपको पूरा लिख के दिखाता हूँ, ताकि आप क्या हो जाएगा, आपको एक बार जो ऑर्डर है, अगर आपके पास ऑर्डर याद हो गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप किसी का भी यहाँ पे आप बता सकते हो। ओके, जैसे सबसे पहले सपोज अगर आपका कोई भी कंपाउंड अगर एक्सियल और इक्विटोरियल पे है, ओके, यहाँ पे आप एक्सियल या इक्विटोरियल लिखो, ठीक है, या फिर दूसरा आपका इक्विटोरियल और एक्सियल पे है, करेक्ट। तीसरा आपके पास है एक्सियल, करेक्ट, और यहाँ पे आपका एक्सियल है, दोनों एक्सियल पे है इस कंडीशन में, या फिर दोनों अगर आपके इक्विटोरियल पे है। तो ये चारों कंडीशन में क्या होगा, जब आपका कोई भी जो ग्रुप होता है अगर आपका एक्सियल और इक्विटोरियल के बाद इक्विटोरियल और एक्सियल पे होता है, तो ये दो कंडीशन में आपको सिस मिलता है, ठीक है। और जब दोनों कंपाउंड आपका एक्सियल पे हो या फिर दोनों कंपाउंड आपका इक्विटोरियल पे हो, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या मिलता है, ट्रांस आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा है। आपको कभी कभी अगर पूछ दिया जाए कि डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन आपको दिया जाए, ओके, चाहे आपका 1 2 हो, 1 3 हो, 1 4 हो, कोई भी आपको पूछ सकता है, और वहां पे अगर आपको सपोज पूछ लिया कि आप मेरे को बताओ कि वहां पे आपका सिस होगा या ट्रांस होगा, तो ये आप कैसे बताओगे, तो ये आप बताओगे, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रिक है कि आप सिंपली जो भी ग्रुप आपका अटैच होता है डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन पे, उसमें आपको चेक करना है कि क्या दोनों ग्रुप आपका एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, या एक ग्रुप आपका एक्सियल पे है, एक ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पे है। ओके, ये आप चीजें अगर आप पता चल जाती है, सीख जाते हो, तो आप आसानी से यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपका जो कंपाउंड होगा वो सिस होगा या ट्रांस होगा। ओके, अगर आपका दोनों कंपाउंड सपोज आपका यहाँ पे एक्सियल पे है, ये भी अगर आपका एक्सियल पे है, ओके, या फिर दोनों अगर आपका इक्विटोरियल पे होता है, ओके, तो इस कंडीशन में आपको सिस मिलता है। ओके, ठीक है, इन डाई सब्स्टिट्यूटेड में। और ये आपका पूरा किसका था, यहाँ पे आपका 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड का यहाँ पे मिला, मैंने लिखा है कि अगर सिर्फ अगर आपका ए पहले और दूसरे पोजीशन पे अगर आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है। ओके, लेकिन अगर आपका पहले और तीसरे पे कोई एटम अगर कोई ग्रुप अटैच है, ओके, और वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो वहां पे आपको दूसरा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देखना है। अगर आपका दोनों एक्सियल है या फिर दोनों इक्वेटोरियल है तो सिस आएगा। एक अगर आपका एक्सियल है और एक अगर आपका इक्वेटोरियल है, अगर एक आपका इक्वेटोरियल है एक आपका एक्सियल है, तो ये दोनों कंडीशन में क्या आने वाला है, ये दोनों कंडीशन में आपको
ट्रांस मिलने वाला है। ओके, तो ये आपको आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें मैं आपको पूछ रहा हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे 1,4 डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर आते हो तो इसमें कैसा होता है कि अगर आपका एक एक्सियल पे है, एक आपका इक्विटोरियल पे है, करेक्ट, एक आपका इक्विटोरियल पे है और एक आपका एक्सियल में है, तो ये दोनों कंडीशन में आपका जो कंपाउंड मिलने वाला है वो क्या मिलता है, आपको सिस मिलता है। ओके, करेक्ट। अगर एक आपका एक्सियल है, दूसरा भी आपका एक्सियल है, ओके, एक आपका इक्विटोरियल पे है और दूसरा भी आपका इक्विटोरियल पे है, तो ये दोनों कंडीशन में आपको जो कंपाउंड मिलता है वो क्या मिलता है, आपको ट्रांस देखने के लिए मिलता है। तो ये एक बेसिक सा यहाँ पे आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का यहाँ पे मैंने बताया है। चाहे आप 1,2 के लिए करो, 1,3 के लिए करो या 1,4 के लिए करो, आप जब भी ये करोगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पे आपको सिस और ट्रांस देखना है। स्टेबिलिटी तो आपको पता है, ऑलरेडी हमने बताया है कि आपको स्टेबिलिटी किस तरीके से देखना है। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे आपको प्रॉपर एक तरह से जो कॉन्सेप्ट होता है वो सारी चीजें हमने डिलीवर की है। अगर कोई कॉन्सेप्ट रहेगा तो मुझे नहीं लग रहा कि हमने कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा है आपके लिए। जो जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है इसके अंदर, चाहे आपका स्टेबिलिटी हो, कंफर्मेशन हो, ये साइक्लोहेक्सेन का ये मतलब बहुत ज्यादा हमने दे दिया है। इतना अगर आप देखोगे तो इतना सारा चीज आपको ओके एक ही टॉपिक के ऊपर नहीं आता है। फिर भी अगर बहुत से लोग कैसे होते हैं, आपको कॉलेज लेवल के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे साइक्लोहेक्सेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये फायदेमंद है, वो भी ये सारी चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं और ये सारी चीजों को एज अ नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन में यहाँ पे देता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन का आप मुझे क्या बताओगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओगे, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से अभी निकालना भी आ गया होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ ग्राफ बना लेता हूँ चेयर फॉर्म में, क्योंकि हम लोग चेयर फॉर्म में अगर हम पढ़ेंगे तो ये चेयर फॉर्म क्या होता है, स्टेबल कंफर्मेशन होता है आपका किसका, साइक्लोहेक्सेन का। ओके, क्यों होता है, क्योंकि अगर आप साइक्लोहेक्सेन को एज अ सिर्फ ऐसा रिंग देखोगे तो उसका जो एंगल होता है वो ज्यादा होता है और इसमें आपको परफेक्ट एंगल देखने के लिए मिलता है। ओके, ये आपका CH3 यहाँ पे। दूसरा जो ग्रुप है कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे भी आप क्या करो, एक साइक्लो यहाँ पे बना लो आप चेयर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे भी एक चेयर फॉर्म बना लेते हैं, टोटल आपको 4 चेयर फॉर्म लगेगी, क्योंकि 4 स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास क्या है, सिंपली जो हम लोग एक्चुअली में हम लोग पढ़ते हैं ना कि सब्स्टिट्यूटेड आएगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड कहाँ होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमने एक सब्स्टिट्यूटेड किया है। ओके, दूसरा आपका है यहाँ पे आपका अबव द प्लेन है CH3, और यहाँ पे भी आपको अबव द प्लेन CH3 देखने के लिए मिल रहा है। ओके, ये आपका एक अबव द प्लेन है और ये आपका एक बिलो द प्लेन है, यानी ये आपका क्या है, इक्विटोरियल पे है और ये आपका एक्सियल पोजीशन पे है। तो इससे भी आप समझ सकते हो, ये आपका CH3 यहाँ पे आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे है और ये आपका क्या है, ये CH3 आपका एक्सियल पोजीशन पे। ओके, अभी यहाँ पे सिंपली अगर आपको ऑर्डर लिखना है तो आपको पता है कि अगर आपका दोनों, अगर आपका एक्सियल पोजीशन पे होता है तो एक्सियल पोजीशन पे दोनों होने के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये आपका एक एक्सियल है, एक आपका इक्विटोरियल है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या देखना है, ऐसे कंडीशन में आप देखोगे कि ये क्या करेंगे, आपको एक एक्सियल और एक ट्रांसफॉर्म करता है, करेक्ट। यहाँ पे तो ये आपका क्या होगा, सबसे एक तरह से जो ये होगा, ये आपका नंबर आगे आएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सी वाला देखो, जैसे ये वाला ए है, करेक्ट, ये वाला बी है आपका, ये वाला सी है और ये वाला डी है। ओके, आपने ए देखा, ए आपका ऑप्शन सबसे पहले आया है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ये आपको शो करता है। आप बी में देखो, बी क्या है, दोनों आपको देखोगे तो एक्सियल पोजीशन पे है, करेक्ट। जब ऐसा आपको आता है यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे दोनों, आप देखो कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, इक्विटोरियल पोजीशन पे। इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, ये दोनों आपको बहुत ज्यादा एक स्टेबल कंफर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे बी वाले को देखो तो ये आपको दोनों क्या है, एक्सियल पोजीशन पे हैं, तो ये सबसे कम आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सी और डी बच गया। सी और डी में देखोगे तो एक आपका क्या है, इक्विटोरियल, एक आपका एक्सियल है, यहाँ पे भी एक आपका एक्सियल है और एक आपका इक्विटोरियल है। तो ये दोनों जो कंफर्मेशन आएंगे सी और डी, ये दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आपका कुछ स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप किसी का भी स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं आपको कहूँ आज के टाइम पे, तो आप निकाल सकते हो, बहुत इजीली आप उसको लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ तक आपको आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको नहीं आता है, नहीं मिस, अगर आपसे मिस भी हो गया है, अगर आपको नहीं समझता है, तो आप
मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। दोनों जगह आप हमें मैसेज कर सकते हो और वहां पे आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हो। ओके। और आई थिंक मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक कंफर्मेशन और स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन बहुत इनफ हो जाता है, आपके लिए बहुत ज्यादा ये हो जाता है। ओके। और आपको कहीं से भी इसके लिए आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एपीमर्स के बारे में बात करेंगे कि एपीमर्स कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या कैसे दिखते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके।